अनीता के लिए वह सुबह किसी परीक्षा से कम नहीं थी। शादी के बाद आज उसकी पहली रसोई थी और पूरे घर की नजरें उसी पर टिकी थी। बिमला देवी सुबह से ही पूजा पाठ में बैठी थी, लेकिन उनकी आंखें हर थोड़ी देर में रसोई की तरफ उठ जाती थीं। अनीता ने साड़ी का पल्लू ठीक किया, माथे पर पसीने की हल्की बूंदों को महसूस किया और चुपचाप रसोई में कदम रखा। ये सिर्फ खाना बनाने की बात नहीं थी, यह उस घर में उसकी काबिलियत, संस्कार और जगह तय करने का दिन था। गौतम ने जाते जाते बस इतना कहा था, डर मत, तुम अच्छा बनाती हो। लेकिन अनीता जानती थी कि आज उसका सामना सिर्फ चूल्हे से नहीं, बल्कि बिमला देवी की सोच से होने वाला है। बिमला देवी का मानना था कि नई बहू को पहले दिन ही अपनी औकात समझ आ जानी चाहिए। उन्होंने जानबूझकर सुबह सब्जी कम रखवाई थी और मसालों की डिब्बी भी आधी खाली थी। यह उनकी पहली साजिश थी, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो अनीता को दोष दिया जा सके। अनीता ने सब कुछ देख लिया था, पर कुछ कहा नहीं। उसने मन ही मन तय किया कि आज वह हालात को दोष नहीं बनने देगी। उसने सीमित सामान में भी अपने मायके की सीख और अपने हुनर का इस्तेमाल किया। दाल में हल्का सा तड़का, सब्जी में स्वाद का संतुलन और रोटियां गोल और नरम। हर हरकत में उसका आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन दिल के भीतर डर अब भी था कि पता नहीं बिमला देवी इसे कैसे लेंगी। जब खाना परोसा गया, बिमला देवी ने बिना कुछ कहे पहला कौर लिया। अनीता की सांसें थम सी गईं। कुछ पल की खामोशी के बाद बिमला देवी ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। यह एक छोटा सा शब्द था, लेकिन उसके पीछे छिपा भाव अनीता समझ नहीं पाई। ये तारीफ थी या आने वाले तूफान से पहले की शांति, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। ठीक है, सुनकर गौतम ने राहत की सांस ली, लेकिन अनीता जानती थी कि कहानी यही खत्म नहीं हुई है। बिमला देवी का स्वभाव ऐसा नहीं था कि वह इतनी आसानी से किसी को स्वीकार कर ले। दोपहर होते होते पड़ोस की महिलाएं पहली रसोई देखने आ गईं। बिमला देवी ने सबके सामने कहा, आजकल की लड़कियां बस दिखावा जानती हैं, असली काम कम ही आता है। ये बात सीधे अनीता के दिल में लगी, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। अनीता समझ गई थी कि यह सिर्फ पहली रसोई नहीं, बल्कि रोज रोज की अग्निपरीक्षा होने वाली है। उसी शाम बिमला देवी ने एक और पैंतरा खेला। उन्होंने गौतम से कहा कि अनीता को अभी से घर के सारे नियम बता देने चाहिए, वरना बहुएं सिर चढ़ जाती हैं। गौतम दुविधा में था, वह माँ और पत्नी के बीच फंसता जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसका साथ दे। अनीता ने ये सब चुपचाप देखा। उसने फैसला किया कि वह रोने या शिकायत करने के बजाय हालात को अपने तरीके से बदलेगी। अगले दिन उसने बिमला देवी की पसंद का खाना बनाया, उनकी दवाइयों का समय याद रखा और पूजा की तैयारी भी खुद कर दी। यह उसका नया मोड़ था, लड़ाई नहीं, बल्कि समझदारी से जीतने का। लेकिन बिमला देवी इसे भी बहू की चाल समझ बैठी। उनके मन में शक और गहरा हो गया कि अनीता ये सब दिखावे के लिए कर रही है। उन्होंने सोचा कि अगर अभी इस बहू को रोका नहीं गया, तो आने वाले समय में घर पर उसका ही राज हो जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने एक और साजिश रचनी शुरू कर दी, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। एक दिन अचानक बिमला देवी ने मायके से रिश्तेदारों को बुला लिया और रसोई की सारी जिम्मेदारी अनीता पर डाल दी। उनका इरादा साफ था, अगर कुछ भी बिगड़ा तो सबके सामने अनीता की बेइज्जती होगी। अनीता को यह समझते देर नहीं लगी कि यह एक सोचा समझा जाल है। फिर भी उसने पीछे हटने के बजाय इसे अपने लिए एक अवसर बना लिया। दिन भर की थकान के बावजूद अनीता ने पूरे मन से तैयारी की। उसने सबको ऐसा भोजन परोसा कि रिश्तेदार तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। जब सब चले गए, तो पहली बार गौतम ने खुलकर कहा, माँ, अनीता सच में बहुत समझदार है। ये सुनकर बिमला देवी चुप हो गईं। शायद पहली बार उनके मन में यह विचार आया कि यह बहू दुश्मन नहीं, बल्कि सहारा भी बन सकती है। उस रात अनीता ने महसूस किया कि जीत हमेशा तेज आवाज या झगड़े से नहीं होती। कभी कभी चुपचाप सही कदम उठाना ही सबसे बड़ा पैंतरा होता है। बिमला देवी भी भीतर ही भीतर बदल रही थी, भले ही उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया। पहली रसोई से शुरू हुई यह कहानी अब सिर्फ खाना बनाने की नहीं रही थी, ये रिश्तों को गढ़ने और साजिशों को समझदारी से तोड़ने की कहानी बन चुकी थी। अनीता जानती थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ये भी समझ लिया था कि हर नई बहू की पहली रसोई सिर्फ चूल्हे की आग नहीं, बल्कि जिंदगी की आग में तपने की शुरुआत होती है। पहली रसोई के बाद घर की हवा बदली हुई थी। बाहर से देखने वाले को लगता कि सब सामान्य है, लेकिन अनीता को हर सांस में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। बिमला देवी की नज़रें अब पहले से ज्यादा पैनी थीं। वह कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन उनकी चुप्पी ही सबसे ज्यादा डराने वाली थी। अनीता समझ चुकी थी कि यह चुप्पी किसी तूफान से पहले की है।
गौतम भी यह बदलाव महसूस कर रहा था, मगर वह रोज की तरह ऑफिस की भागदौड़ में खुद को उलझा लेता था, शायद सच से बचने के लिए। अनीता ने सोचा था कि पहली रसोई के बाद शायद सास का दिल थोड़ा पिघलेगा, लेकिन बिमला देवी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें लगने लगा था कि अनीता बहुत समझदार है और यही समझदारी उनके लिए खतरा बन सकती है। बिमला देवी ने अपने जीवन में हमेशा घर पर नियंत्रण रखा था। पति के गुजर जाने के बाद तो ये घर ही उनकी पहचान बन गया था। अब अगर नई बहू धीरे धीरे सबका दिल जीत लेगी तो उनकी अहमियत कम हो जाएगी, यही डर उनकी हर सोच के पीछे था। अगली सुबह अनीता जल्दी उठ गई। उसने रसोई में जाकर सब काम संभाल लिया, चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया और बिमला देवी की पूजा के लिए फूल भी तोड़ लाई। उसने ये सब इसलिए नहीं किया कि किसी को दिखाना था, बल्कि इसलिए कि वह घर को अपना मानने लगी थी। लेकिन बिमला देवी ने इसे भी एक चाल समझा। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अब अगला दांव ऐसा होगा जिससे अनीता की असली औकात सबके सामने आ जाए। दोपहर में बिमला देवी ने अचानक कहा कि अगले हफ्ते कुलदेवी का पूजन होगा और पूरा खानदान आएगा। ये सुनकर अनीता थोड़ा घबरा गई। इतना बड़ा आयोजन, इतनी जिम्मेदारी, और वह भी इतनी जल्दी। बिमला देवी ने बहुत सहजता से कहा, सारी व्यवस्था अनीता ही करेगी, आखिर बहू अब घर की लक्ष्मी है। उनके शब्द मीठे थे, लेकिन इरादे कड़वे। गौतम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मां की आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था कि वह चुप रह गया। उस रात अनीता को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में सवालों की भीड़ थी। क्या वह ये सब संभाल पाएगी? क्या ये पूजा उसकी अगली परीक्षा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो क्या गौतम उसका साथ देगा? उसने तकिए में मुंह छिपाकर रोने की कोशिश की, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि अगर वह हर बार डर के आगे झुक जाएगी तो जिंदगी भर झुकती ही रहेगी। अगले कुछ दिनों में बिमला देवी ने अनीता को खुलकर थकाना शुरू कर दिया। कभी सुबह 4 बजे उठने की डांट, कभी सब्जी में नमक कम होने का ताना, तो कभी यह शिकायत कि आजकल की लड़कियां घर बसाना नहीं जानती। हर बात में अनीता को यह एहसास दिलाया जाता कि वह यहाँ मेहमान है, मालिक नहीं। अनीता सब सुनती रही, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसका यही मौन धीरे धीरे बिमला देवी को और चिढ़ाने लगा। पूजन से 2 दिन पहले बिमला देवी ने एक और साजिश रची। उन्होंने पड़ोस की एक रिश्तेदार से कह दिया कि अनीता को ज्यादा घर का काम नहीं आता और पहली रसोई भी बस किस्मत से ठीक हो गई थी। ये बात धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। अनीता को इसका अंदाजा तब हुआ जब सब्जी लेने गई तो लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। उसके दिल में चुभन हुई, लेकिन उसने खुद से कहा कि सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। पूजन वाले दिन सुबह से ही घर में हलचल थी। रिश्तेदार आना शुरू हो गए थे। बिमला देवी हर किसी के सामने खुद को व्यस्त और परेशान दिखा रही थी, जैसे सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर हो। अनीता चुपचाप रसोई और आंगन के बीच दौड़ती रही। कोई उसकी मेहनत नहीं देख रहा था, लेकिन वह जानती थी कि अगर आज उसने खुद को साबित नहीं किया तो आने वाले दिनों में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। पूजा के बाद भोजन का समय आया। यही असली परीक्षा थी। बिमला देवी ने जानबूझकर अनीता को बिना बताए कुछ मेहमान और बुला लिए थे। खाने का इंतजाम कम पड़ने वाला था। बिमला देवी को पूरा भरोसा था कि अब हंगामा होगा और सारी गलती अनीता पर आएगी। लेकिन अनीता ने हालात को समझते ही नया पैंतरा अपनाया। उसने रसोई में मौजूद सामग्री से ही खाने की मात्रा बढ़ाने का तरीका निकाला, कुछ व्यंजन नए अंदाज में परोसे और किसी को कमी महसूस ही नहीं होने दी। जब सबने तारीफ की तो बिमला देवी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अनीता इतनी समझदारी दिखाएगी। पहली बार उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन पैदा हुआ। उन्हें लगा जैसे उनका हर दांव उल्टा पड़ रहा हो। गौतम ने भी सबके सामने अनीता की तारीफ की। ये सुनकर अनीता को थोड़ी राहत मिली, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ आ गया कि अब बिमला देवी और ज्यादा सावधान हो जाएंगी। शाम को जब सब चले गए तो घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बिमला देवी अपने कमरे में चली गई बिना कुछ कहे। गौतम ने अनीता से कहा कि वह आज बहुत अच्छा संभाली, लेकिन उसकी आवाज में भी एक झिझक थी। अनीता जानती थी कि गौतम अभी भी पूरी तरह उसका साथ देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। वह माँ और पत्नी के बीच खड़ा होकर खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उस रात अनीता ने छत पर जाकर देर तक आसमान देखा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी इन तारों की तरह है, चमक तो है, लेकिन अपनी जगह पाने के लिए अंधेरे से लड़ना पड़ता है। उसने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ सहने वाली बहू नहीं बनेगी। वह समझदारी, धैर्य और सही वक्त पर सही शब्दों के साथ अपनी जगह बनाएगी। उधर बिमला देवी अपने कमरे में बैठी बहुत कुछ सोच रही थी। पहली बार उन्हें यह एहसास हुआ कि अनीता कमजोर नहीं है।
उन्हें डर लगने लगा कि अगर यह बहू ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो घर की कमान उनके हाथ से निकल जाएगी। इसी डर के साथ उन्होंने अगली साजिश की नींव रख दी, एक ऐसी साजिश जिसमें सिर्फ अनीता नहीं बल्कि गौतम भी फंसने वाला था। ये कहानी अब सिर्फ रसोई की नहीं रही थी, ये भरोसे, रिश्तों और सत्ता की लड़ाई बन चुकी थी। पहली रसोई से शुरू हुआ ये सफर अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां हर कदम सोच समझकर रखना जरूरी था। अनीता जानती थी कि आगे का रास्ता और कठिन होगा, लेकिन उसने भी मन बना लिया था कि वह हार नहीं मानेगी, क्योंकि अब ये लड़ाई उसकी इज्जत और पहचान की थी। पूजन के बाद के दिन घर में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन ये शांति सुकून वाली नहीं थी। ये वैसी थी जैसे तूफान से पहले आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। अनीता को हर पल महसूस हो रहा था कि बिमला देवी कुछ बड़ा करने वाली हैं। उनके व्यवहार में अब सीधा ताना नहीं था, बल्कि जरूरत से ज्यादा अपनापन दिखाया जाने लगा था। वही बिमला देवी जो हर बात पर टोका करती थी, अब अचानक अनीता से प्यार से बात करने लगी थी। यही बदलाव अनीता को सबसे ज्यादा डराने लगा। गौतम भी इस बदले हुए व्यवहार को देख रहा था, लेकिन वह इसे सकारात्मक मान बैठा। उसे लगा शायद माँ ने आखिरकार अनीता को स्वीकार कर लिया है। अनीता कुछ कहना चाहती थी, मगर हर बार शब्द उसके गले में अटक जाते थे। उसे डर था कि अगर उसने बिना सबूत कुछ कहा तो गौतम इसे उसकी गलतफहमी समझेगा। कुछ दिनों बाद बिमला देवी ने अचानक बीमार पड़ने का नाटक किया। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। गौतम घबरा गया और अनीता दिन रात उनकी सेवा में लग गई। बिमला देवी यही चाहती थी कि सबको दिखे कि बहू उन्हें संभाल नहीं पा रही है। उन्होंने पड़ोस और रिश्तेदारों में यह बात फैलानी शुरू कर दी कि अनीता ठीक से ध्यान नहीं रखती, इसलिए उनकी तबीयत बिगड़ रही है। एक शाम गौतम ने पहली बार अनीता से ऊंची आवाज में बात की। उसने कहा कि माँ की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है और वह सिर्फ रसोई और अपने तरीके ही जानती है। ये सुनकर अनीता का दिल टूट गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सारी मेहनत, समझदारी और त्याग के बावजूद वह अभी भी शक के घेरे में है। वह कुछ बोल नहीं पाए, बस चुपचाप कमरे में चली गई। उसी रात बिमला देवी ने अपनी सबसे बड़ी साजिश खेली। उन्होंने गौतम को बताया कि अनीता घर के पैसे मायके भेज रही है और रसोई के खर्च में कटौती कर रही है। ये झूठ इतना सधा हुआ था कि गौतम भी डगमगा गया। उसने अनीता से सीधे सवाल किया। अनीता को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे साबित करे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और पहली बार दृढ़ आवाज में कहा कि वह झूठ नहीं सुनेगी। अनीता ने घर के सारे हिसाब किताब गौतम के सामने रख दिए। हर खर्च, हर बिल, हर पैसे का हिसाब साफ था। गौतम की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसे एहसास हुआ कि माँ की बातों में कुछ गड़बड़ है। उसी वक्त पड़ोस की वही रिश्तेदार आ गईं, जिन्होंने पहले अनीता के खिलाफ बातें फैलाई थीं। बातचीत में सच बाहर आने लगा कि बिमला देवी ही लोगों से उल्टी सीधी बातें करती थी। सच सामने आते ही बिमला देवी का चेहरा उतर गया। पहली बार वह घबरा गईं। उन्हें लगा कि अब उनका डर सच हो गया है, घर पर उनका नियंत्रण खत्म हो रहा है। गौतम ने माँ से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं। बिमला देवी टूट गईं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें डर था कि नई बहू सबका प्यार छीन लेगी और वह अकेली रह जाएंगी। ये स्वीकारोक्ति पूरे घर को चुप करा गई। अनीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दर्द से ज्यादा समझ थी। उसने आगे बढ़कर बिमला देवी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह कभी उनकी जगह नहीं लेना चाहती थी, बल्कि उनके साथ जगह बनाना चाहती थी। ये बात बिमला देवी के दिल को छू गई। गौतम को पहली बार समझ आया कि चुप रहना भी एक तरह की गलती होती है। उसने अनीता से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह सिर्फ सुनेगा नहीं, बल्कि सच समझने की कोशिश भी करेगा। उस दिन तीनों के रिश्ते एक नए मोड़ पर आ गए। बिमला देवी पूरी तरह नहीं बदली, लेकिन उनका व्यवहार नर्म हो गया। उन्होंने अनीता को रसोई की नहीं, बल्कि घर की जिम्मेदारी सौंपनी शुरू की। अनीता ने भी यह समझ लिया कि हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते समय और धैर्य से ही संवरते हैं। पहली रसोई से शुरू हुई यह कहानी अब एक नई समझ पर खत्म हो रही थी। अनीता अब सिर्फ नई बहू नहीं थी, वह उस घर का मजबूत स्तंभ बन चुकी थी। बिमला देवी ने भी सीख लिया था कि साजिश से घर नहीं चलता, और गौतम ने ये जाना कि दो औरतों के बीच पुल बनना ही असली मर्दानगी है। और इस तरह नई बहू की पहली रसोई सिर्फ एक रस्म नहीं रही, वह एक ऐसी आग बन गई जिसमें तीनों रिश्ते जलकर नहीं, बल्कि